हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल ना मैं 47 नंबर क्वेश्चन तक शायद बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी लेके चलती हूँ जो कि घटना चक्र से है, PYQ है, BPSC का सारा। तो क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। कौन से प्रांतों से? तो गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांत से किया। 1857 के विद्रोह को भड़काने में उत्तर प्रदेश एवं बिहार के सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार इन्हें संदेह की दृष्टि से देखती थी। विद्रोह के समय बंगाल सेना के 60% सैनिक अवध तथा उत्तर पश्चिम प्रांत के थे। विद्रोह के लिए भारतीय सेना उत्तरदायी थी। इसी कारण 1 नवंबर 1958 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के अंतर्गत सेना का पुनर्गठन किया गया, जो विभाजन और प्रतिलोभन की नीति पर आधारित था। निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? इसका राइट आंसर होगा जेम्स आउट्रम एवं W टेलर ने। सर जेम्स आउट्रम और W टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया है। आउट्रम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया जाए। लॉरेंस और सीले के अनुसार वह केवल सैनिक विद्रोह था। जॉन सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतः देशभक्त रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था, जिनमें न कोई स्थानीय नेतृत्व ही था और न ही इसे सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था। उसके अनुसार यह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। 1857 के विद्रोह को किसने के द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा RC मजूमदार। वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा पील आयोग। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नव गठन के लिए पील आयोग का गठन किया, जिसमें सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया गया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पूर्व 45,000 थी, अब 65,000 कर दी गई तथा भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दी गई। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से 1:2 का अनुपात रखा गया, जबकि मद्रास तथा बंबई में यह अनुपात 1:3 का रखा गया। नील विद्रोह किसके बारे में था? रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें जबरदस्ती रोका जा रहा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन C हो जाएगा। नीले रंग के झंडे वाला एक विद्रोही आंदोलन था। 1859-60 ईस्वी में बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर में विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में नील बागान मालिकों के विरुद्ध हुआ। यह आंदोलन नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। विद्रोह का मूल कारण ददनी प्रथा थी, जिसमें कि नील बागान मालिकों के विरुद्ध था। यह आंदोलन नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। विद्रोह का मूल कारण ददनी प्रथा थी, जिसमें बागान मालिक किसानों को नील की खेती के लिए कुछ पैसा अग्रिम भुगतान कर देता था। इस भुगतान के बदले किसान नील उगाने तथा उपज उसी बागान मालिकों को पूर्ण निर्धारित दर पर नील बेचने के लिए बाध्य हो जाता था। इस प्रकार की बेगार कृषि के विरुद्ध किसानों का विद्रोह नील विद्रोह था। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्र। कौन है? दीनबंधु मित्र। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रैयतवाड़ी प्रथा। रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। पागलपंथ की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करमशाह ने। किसने की? करमशाह ने। पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के करमशाह ने चलाया था। करमशाह का पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित था। उसने जमींदारों के द्वारा
मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। 1885 ईस्वी में टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर नियुक्त किया। फराजी कौन थे? फराजी जो हैं हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। फराजी कौन थे? तो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनैतिक आमूल परिवर्तन का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। यह विद्रोह 1838 से 1860 ईस्वी के दौरान चलता रहा। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी वहाबी दल में सम्मिलित हो गए। नेक्स्ट है, फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो हाजी शरीयतुल्लाह ने। नेक्स्ट है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया है? तो वो हो जाएगा गुरु राम सिंह। 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण था, तो वो हो जाएगा महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज पर। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? तो वो हो जाएगा वासुदेव बलवंत फड़के। प्रारंभिक क्रांतिकारियों में अग्रगण्य वासुदेव बलवंत फड़के ने बम्बई प्रेसिडेंसी के रामोशी जनजाति के लोगों को संगठित करके प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया। इन्हें काला पानी की सजा दी गई तथा 1883 में आमरण अनशन से इनकी मृत्यु हो गई। रामोशी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो पश्चिमी घाट में। कहाँ पे? पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोशी जनजाति के लोग 1822 ईस्वी में अपने नेता सरदार चित्तूर सिंह के नेतृत्व में रामोशी विद्रोह किया। रामोशियों ने सतारा के आसपास के क्षेत्रों को लूटा और किलों पर भी आक्रमण कर दिया। 1825-26 में भयंकर अकाल और अनाभाव के कारण इन्होंने उमा जी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। वघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बड़ौदा में। वघेरा विद्रोह हुआ था 1818 में, अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया। वघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से वघेरों से अधिक कर एकत्र करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप वघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया। 1818 से 1819 ईस्वी के मध्य अंग्रेजी प्रदेश पर भी आक्रमण किया। यह विद्रोह 1820 ईस्वी के आसपास समाप्त हो गई। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम जो है वो खोन जनजाति होगा। खोन जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वे वस्तुतः स्वतंत्र थे। इन्होंने 1837 से 56 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र बिश्नोई ने किया। विद्रोह का मुख्य कारण छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। इस क्षेत्र में कोल विद्रोह छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ है। फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला है जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि हुए कोल विद्रोह 1831-32 में, संथाल 1855-56 में तथा मुंडा विद्रोह 1899 में। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेजर बारो। नेक्स्ट है, ईस्वी सन 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धू और कान्हू। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया तो वो 1895 में। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो वो बिरसा मुंडा से जुड़ा था। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो रांची। जो ज़्यादा बड़ा एक्सप्लेनेशन है वो मैं नहीं बता रही। 1899 से 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो इसका राइट आंसर बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो ये झारखंड के। बिरसा मुंडा झारखंड के पक्ष में थे। यद्यपि बिरसा मुंडा का आंदोलन असफल हो गया एवं झारखंड राज्य की स्थापना अधूरी रह गई। कालांतर में जब बिहार का विभाजन कर झारखंड राज्य की स्थापना की गई तब बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देने हेतु झारखंड राज्य की स्थापना बिरसा मुंडा के जन्म दिवस अर्थात 15 नवंबर के दिन की गई। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंहभूम। हौज विद्रोह हुआ था 1820-21 के दौरान। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? तो वो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं।
इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? तो हैदराबाद का निजाम। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंदवट में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो सन्यासी विद्रोह का। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो वो हो जाएगा लॉर्ड लिटन। 1876 में लिटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल आक्रामकता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा और 1878 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध शुरू हो गया। 1879 ईस्वी में गंडमक की संधि की गई। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो वो हो जाएगा लॉर्ड रिपन। अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो वो हो जाएगा जमींदारों के साथ। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था? तो वो हो जाएगा भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? तो वो हो जाएगा मद्रास में। रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास प्रेसिडेंट में अलेक्जेंडर रीड के द्वारा 1792 में तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में लागू किया गया। इसके बाद यह व्यवस्था बम्बई प्रेसिडेंसी में भी लागू हुई। टॉमस मुनरो का संबंध रैयतवाड़ी व्यवस्था से है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा किया गया था। तो ये हो जाएगा 1885 में। नेक्स्ट है सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट है अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो इसका शिशिर कुमार घोष। किसने? शिशिर कुमार घोष के द्वारा। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो वो लीडर हो जाएगा। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। बुद्धिजीवी, नगरीय, उच्च जाति, निर्धन, सर्वसाधारण वर्ग। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो वो राजा राम मोहन राय थे। निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में हुई थी, 20 अगस्त 1828 में। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना जो हुए थे 1828 ईस्वी में। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो इसका राइट आंसर विलियम बेंटिंक होगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो आत्माराम पांडुरंग ने। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। इनमें से किसने 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1895 में, 1897 में सॉरी। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी। नेक्स्ट है किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो वो हो जाएगा ज्योतिबा फूले। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो वो है ज्योतिबा फूले ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो ये मैडम HP ब्लावेत्स्की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो हो जाएगा एनी बेसेंट। भारत में नारी आंदोलन की इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ ज्योतिबा फूले। रहनुमाई मतदान सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। इसका राइट आंसर होगा आत्माराम पांडुरंग, ज्योतिबा फूले, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, नौरोजी फुर्ती। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ऑप्शन ए।
वर्ष 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1900 में। अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य क्या? लगान का नकद में परिवर्तन। स्वामी सहजानंद का संबंध था बिहार के किसान आंदोलनों के साथ। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? बिहार में किसान आंदोलन से। इनमें कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो इसका राजेंद्र प्रसाद होगा। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वॉरेन हेस्टिंग्स से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? वॉरेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया है 1877 में। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत संघ के संस्थापक कौन है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ईस्वी से 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? 1874 में। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राम मोहन राय। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी 1884 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम की द्वारा की गई थी, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेजी अधिकारी। इसका पहला अधिवेशन 18 दिसंबर 1850 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। इनमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई वर्ष 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी तो एओ ह्यूम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एओ ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे और सैनिक सेवक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? 1924 की। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो बांकीपुर पे। पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? तो वो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही या उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो सर सैयद अहमद ने। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसके सहायक बनूं। यह किसके लिए लिखा गया था? तो वो है ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीय को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ। वर्नाक्यूलर फ्रेश एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के काल में पारित किया गया। अधिकतर नरमपंथी नेता थे तो शहरी क्षेत्रों से। निम्न में कौन उपग्रंथी नहीं था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। ईस्वी सन 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा? इसका राइट आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया 1906 के बाद। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगे जब। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक।
निम्न में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? अरविंद घोष। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1904। राष्ट्रीय आंदोलन निम्न में से किसको नर्मदलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? तो बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी राजवामबद्ध आंदोलन। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।